नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमने पूर्व के वीडियो में कुपोषण क्या है, कुपोषण का बच्चों पर प्रभाव कैसे पड़ता है, कुपोषण के प्रकार के बारे में वो तमाम जानकारियां आपको साझा की है और आप सभी ने कुपोषण के बारे में जानकारी भी प्राप्त किया है। आज के इस सत्र में, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अति गंभीर कुपोषित बच्चों का समुदाय आधारित प्रबंधन के जो मुख्य रूप से 11 चरण हैं, उनके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे, जिसमें सामुदायिक गतिविधियां, जो सामुदायिक गतिशीलता की बात की गई हो, अति गंभीर कुपोषित बच्चों की मासिक स्क्रीनिंग एवं पहचान की, चिकित्सक की परीक्षण, भूख परीक्षण, निर्णय लेना, पोषण उपचार, दवाइयां, स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा, सीसएम कार्यक्रम के दौरान फॉलोअप, सीसएम कार्यक्रम के दौरान डिस्चार्ज के मापदंड और सीसएम कार्यक्रम से डिस्चार्ज के बाद फॉलोअप। इन तमाम बातों को हम इसमें करेंगे। तो मुख्य रूप से अभी हम देखेंगे कि एक एक इंडिकेटर वाइज हम जानकारी हासिल करेंगे कि सबसे पहला जो है सामुदायिक गतिशीलता। सामुदायिक गतिशीलता समुदाय में गंभीर कुपोषित बच्चों की शीघ्र पहचान करने के लिए मुख्य रूप से दो तरीके हैं। एक तो छानबीन स्क्रीनिंग, दूसरा है वजन त्योहार। छानबीन स्क्रीनिंग और वजन त्योहार में अगर आप समुदाय में गंभीर कुपोषित बच्चों का पहचान करना है तो आप कैसे करेंगे। देखिए, सामुदायिक गतिशीलता में अगर हम बात करें तो पहला जो मुख्यपूर्ण बात होता है कि समूह बैठक होगी, क्योंकि समुदाय की भागीदारी है, रैली है, दीवार लेखन है आदि जो कार्य किए जाते हैं, जो कार्यकर्ताओं को समुदाय के लोगों के साथ एक संबंध, रिश्ता विकसित करने में सहयोग प्रदान करती है और कार्यक्रम में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करती है। सामुदायिक गतिशीलता महत्वपूर्ण क्यों है? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि समुदाय समस्या के प्रति सोच से प्रभावित होती है। कोई भी हस्तक्षेप लोगों के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवेश को जाने बिना सफल नहीं हो सकता। सम्मानित महसूस करते हैं लोग जब जुड़ते हैं इससे। जागरूक, गतिशील एवं कार्यक्रम संबंधी गतिविधियों में शामिल समुदाय की से कार्यक्रम का क्रियान्वयन आसान हो जाता है। इसीलिए सामुदायिक गतिशीलता महत्वपूर्ण है। इसमें मुख्य भूमिका क्या है, किनकी होगी? तो पंचायत के जो मेंबर हैं, ग्राम के प्रधान हैं, धार्मिक एवं स्थानीय नेता, पारस्परिक स्वास्थ्य चिकित्सक, स्थानीय शिक्षक, महिला मंडल, स्थानीय युवा समूह, माताओं का समूह, स्व सहायता समूह, ये सभी इसमें मुख्य रूप से भागीदारी हो सकते हैं, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। ये जो सामुदायिक गतिशीलता कहाँ आयोजित होगी, कहाँ संपन्न होगा? तो इसके लिए VHSND सेंटर है, आंगनवाड़ी केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र है, अन्य सामुदायिक जगह जैसे जहाँ चौपाल, ग्राम सभा, महिला स्व सहायता समूह की बैठक, अन्य ग्राम स्तरीय बैठक आयोजित हो सके, ऐसे जगह में इसको रखना चाहिए। ध्यान दें कि समुदाय के बैठकों, सत्रों का स्थल एक ऐसा स्थल होगा जो सभी वर्गों को स्वीकार्य होगा, अर्थात सभी लोग, सारे वर्ग के लोग वहां करके बैठ सकें, ऐसा एक स्थान डिसाइड होना चाहिए। कब आयोजित करेंगे ये सहभागिता? गांव में समुदाय आधारित कार्यक्रम शुरू होने से पहले इसका पहला सत्र शुरू किया जाएगा, जिससे समुदाय को कार्यक्रम को समझने, भाग लेने और कार्यक्रम को अपनाने में मदद मिलेगी। इसके बाद ग्राम स्तर पर माताओं की बैठकों को जोड़ते हुए हर महीने एक बार सत्र आयोजित की जाएगी। तो इस प्रकार के जो कार्यक्रम होंगे वो इसी कड़ी में आयोजित होंगे। ये कार्यक्रम किसके लिए होगा? 0 से 5 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के माता पिता, देखभाल करने वालों के लिए संवेदीकरण, महिला समूह, बुजुर्ग, सरपंच, गांव के नेता, आस्था आधारित नेता आदि इसमें सम्मिलित होंगे और ये सभी जो है, इनके लिए हम कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। इसमें भूमिका और जिम्मेदारी तय करना, समुदाय को भाग लेने और आवश्यक होने पर सहायता प्रदान करने के लिए प्रेरित करेंगे और माता पिता, देखभाल करने वालों को और समुदाय आधारित प्रोत्साहन के उपचार और देखभाल के उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इसके महत्व समुदाय जुटाने की प्रक्रिया में सहयोग करेंगे। तो सामुदायिक गतिशीलता का प्रथम चरण में सामुदायिक गतिशीलता और छानबीन स्क्रीनिंग। समुदाय की संवेदनशीलता, सामुदायिक गतिशीलता के लिए जो तैयार किए जाने हैं उसमें मुख्य रूप से जागरूकता और संवेदीकरण अभियान की सामान्य विशेषताएं, जहां स्थानीय भाषा का प्रयोग हो,
सेम बच्चों की शीघ्र पहचान करना क्यों आवश्यक है इसके बारे में जानकारी हो, गतिविधियों की जानकारी देना कि किस प्रकार की कब कब क्या क्या होगा, किन किन कार्यक्रमों में कड़ी जुड़ेगी, सभी चीजों को इसमें बात होगा। रूल तकनीक का पालन हो। रूल तकनीक का मतलब होता है रिसिसिट, राइटिंग्स, अंडरस्टैंड, लिसन एंड एजुकेट। ये रूल के अगर पूरे फॉर्म को देखें तो इसमें आपको पूरा पता समझ आएगा कि किस तरह से आप इसमें आप RULE को आप जो है वहां बात करेंगे कि किसी भी चीज का राइटिंग्स, अंडरस्टैंडिंग, लिसन और एजुकेट, ये तमाम चीजें जो है वहां पे बात होगी कि कैसे हम समझ विकसित करेंगे, क्या क्या बातों कैसे हम सुनेंगे, कैसे उनको शिक्षा देंगे, और सभी बातें होगी। लोगों को संवेदनशील करने हेतु बैठक में चर्चा के मुख्य बिंदु, जहां पे कार्यक्रम का परिचय, कुपोषण के बारे में जानकारी देना, नियमित वजन कराना एवं वृद्धि निगरानी का महत्व को समझाना, कुपोषित बच्चे की पहचान करना और दिए जाने वाले सुविधाओं की जानकारी वहां पे देना। साथ ही साथ परामर्श, जो काउंसलिंग के 6 चरण जो होते हैं जिसको हम गेदर बोलते हैं। गेदर शब्द का फुल फॉर्म होता है कि ग्रीट, G फॉर ग्रीट, A फॉर आस्क, T फॉर टेल, H फॉर हेल्प, E फॉर एक्सप्लेन, R फॉर रिटर्न। मतलब जब भी आप काउंसलिंग करने जाते हैं चाहे किसी भी प्रोग्राम को, तो गेदर शब्द का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे किसी से जब काउंसलिंग करने जाते हैं तो पहला हमारा जो शब्द है G, ग्रीट, मित्रता पूर्वक उससे मिलिए। उसके जब आप मिलने जाते हैं तो उससे मित्रता के भाव से आप मिलिए। जिस प्रकार किसी मित्र से मिलते हैं तो कितना प्रेम भरे से मिलते हैं, उससे मिलिए मित्रता भाव से। उससे पूछिए जो भी चीज का काउंसलिंग, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं पोषण पे, तो उससे पोषण से संबंधित पूछिए, उसको टेल, उसको बताइए। अगर उसको जानकारी नहीं है तो जानकारी आप उसको बताइए। है H फॉर हेल्प, उस कार्यक्रम के बारे में उसको हेल्प करिए, उसको किस तरह से उसको सुविधाओं को ले सकता है उसकी मदद करिए। E फॉर एक्सप्लेन, जानकारी उसको अधिक से अधिक दीजिए ताकि वो समझ सके उसके बारे में। और उसको ये R फॉर रिटर्न, उसको ये भी बोलिए कि अगले बार या अगले अमुक तारीख को पुनः मैं आऊंगी और इस संबंध में आपको और कोई भी जानकारी है तो आप। तो इस तरह से आपका जो काउंसलिंग का पार्ट होगा कि एक मित्रता भाव से उससे मिल करके उसकी सारी जानकारी उसको आसानी से उपलब्ध कराना और उसको हमदर्द की तरह उससे बिहेव करना, ये काउंसलिंग का पार्ट होता है। अति गंभीर कुपोषित बच्चों की स्क्रीनिंग एवं शारीरिक माप, जो दूसरा चरण है, जो अति गंभीर कुपोषित बच्चे उसको कैसे हम ढूंढेंगे, उसकी छानबीन कैसे करेंगे, स्क्रीनिंग हम कैसे करेंगे। तो वर्ष में एक बार वजन त्योहार द्वारा छानबीन स्क्रीनिंग कर चिन्हित किए गए अति गंभीर कुपोषित बच्चों की सूची तैयार करना। एक बार जो वजन त्योहार होता है उस समय ही ये पूरे सभी का चयनित हो जाए। माह में एक बार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मितानिन के सहयोग से जन्म से 5 वर्ष के आयु के सभी बच्चों का जो आंगनबाड़ी पे पंजीकृत हो और जो ना छूटे हुए हो, जो गांव में रहते हो, ऐसे सभी बच्चों का VHND दिवस के 7 दिन पूर्व मासिक छानबीन या स्क्रीनिंग हो जानी चाहिए। 6 माह से कम सभी बच्चों का स्क्रीनिंग एवं पहचान कर चिन्हित कुपोषित बच्चों को SNCU, NRC या अस्पताल में भेजें। 6 से 59 माह के सभी अति गंभीर कुपोषित बच्चों का पहचान कर सूची तैयार रखें। स्क्रीनिंग करते समय कुछ ऐसे बच्चे भी मिलेंगे जिनका लंबाई ऊंचाई के अनुसार वजन -3 HD से -2 HD के बीच में होगा। यह बच्चे मध्यम गंभीर कुपोषण से ग्रसित हैं, परंतु संभावना रहेगी कि किसी भी बीमारी के पश्चात यह अति गंभीर कुपोषण की श्रेणी में आ जाए। इसीलिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं मितानिन इन बच्चों को पूरक पोषण आहार कार्यक्रम में जोड़ेंगे। इन बच्चों को सूचीबद्ध करके हर माह VHSND में इसका आकलन भी किया जाएगा। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की दिशा निर्देश के अनुसार RBS के चिरायु टीम वर्ष में 2 बार अति गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान के लिए 6 सप्ताह से 5 साल तक के बच्चों का आंगनबाड़ी केंद्र में स्क्रीनिंग कर रही है। चिरायु टीम द्वारा वर्ष में 2 बार आंगनबाड़ी केंद्रों पे बच्चों का स्क्रीनिंग किया जाए और डेटा कार्यकर और सुपरवाइजर तक पहुंचाई जाए। प्रत्येक माह स्क्रीनिंग उपरांत सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता स्क्रीनिंग की जानकारी स्क्रीनिंग रजिस्टर एवं MPR में दर्ज करेंगी। राज्य द्वारा प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र हेतु सभी केंद्रों को प्रदान किए गए WHO Z स्कोर तालिका की मदद से
दुबलेपन की स्थिति की पहचान की जाएगी। इस तरह से ये एक टाइमलाइन और छानबीन स्क्रीनिंग की एक पैरामीटर डिफाइन है, जिसमें अति गंभीर कुपोषित बच्चों की स्क्रीनिंग एवं शारीरिक माप संभव है। कुपोषण की पहचान के लिए जो अति गंभीर कुपोषण बच्चे होंगे, उनके दोनों पैरों में गड्ढे पड़ने वाली सूजन, एडिमा तथा लंबाई के अनुसार वजन -3 एचडी से कम, लंबाई 45 सेंटीमीटर उससे ज्यादा या तथा जिनकी लंबाई 45 सेंटीमीटर से कम हो, उन बच्चे के शरीर में सूखापन, कूल्हे एवं जांघ पर स्पष्ट झुर्रियां, या बच्चा बहुत कमजोर है या दूध पीने में सक्षम नहीं है, लंबाई के अनुपात में वजन को नहीं लेना है, तो ये जो है अति गंभीर कुपोषण के लक्षण है। मध्यम गंभीर कुपोषण जो 6 माह से कम वाले बच्चे हैं, दोनों पैरों में गड्ढे पड़ने वाली सूजन, एडिमा का ना होना तथा लंबाई के अनुसार वजन -3 एचडी से लेस देन -2 एचडी तक, लंबाई 45 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा, तो ये मध्यम गंभीर कुपोषण के लक्षण होंगे। 6 से 59 माह के बच्चे जो देखेंगे, 6 माह से 59 माह तक के बच्चों में अति गंभीर कुपोषण के लिए क्या स्टेटस है, दोनों पैरों में गड्ढे पड़ने वाली सूजन या एडिमा तथा लंबाई ऊंचाई के अनुसार वजन -3 एचडी से कम तथा मध्यम गंभीर कुपोषण से ग्रसित बच्चे की संभावना रहेगी कि किसी भी बीमारी के पश्चात यह अति गंभीर कुपोषण की श्रेणी में आ जाए। इन बच्चों को पूरक पोषण आहार कार्यक्रम से जोड़ने एवं सूचीबद्ध करके हर माह VHSN में इसका आकलन किया जाएगा। जो 6 से 59 माह के मध्यम गंभीर कुपोषण बच्चे हैं, इसे दोनों पैरों में गड्ढे पड़ने वाली सूजन, जो एडिमा का ना होना तथा लंबाई ऊंचाई के अनुसार वजन -3 एचडी से लेस देन -2 एचडी तक का होना, तो ये कुपोषण की पहचान का एक है। देखिए गड्ढे को किस तरह से हम, जो सूजन है, जो एडिमा है, इसकी जांच कैसे करते हैं, इसको इस चित्र में दिखाया गया है। दोनों पैरों में गड्ढे पड़ने वाली सूजन, एडिमा की जांच करने के लिए दोनों पैरों के अपने हाथ में इस तरह से पकड़ें कि आपके अंगूठे बच्चे के पैरों के पंजे के ऊपर हो। 10 सेकेंड, मतलब 1001 से 1010 तक अपने अंगूठों से दोनों पैरों के ऊपरी सतह को दबाएं। अंगूठे को उठाने के बाद अगर दोनों पैरों के ऊपरी सतह पर गड्ढे पड़ जाएं, तो बच्चे को एडिमा है, जो कि स्पष्ट चित्रों में दिखाई दे रहा है। बच्चे का वजन कैसे लें? बच्चे का वजन लेने के लिए मुख्य रूप से जो साल्टर वजन मशीन का उपयोग करके साल्टर वजन मशीन को स्थिर रखें, उसे जमीन या फर्श पर न छूने दें। वजन मशीन के कांटे को वजनकर्ता के आंख के स्तर पर रखें, जिससे स्पष्ट रूप से देख सकर दर्ज किया जा सके। बच्चे का वजन लेने से पहले साल्टर वजन मशीन में वजन करने के लिए पेंच लटका दें। पेंच का उपयोग करके वजन मशीन को सुई शून्य पर कर लें। बैठने की मुद्रा में वजन इस मशीन में इस बच्चे को रखें एवं ध्यान दें कि बच्चे का शरीर फर्श का दीवार को न छुए। जब बच्चा हिलना बंद कर दे एवं वजन मशीन की सुई स्थिर हो जाए, तब बच्चे का वजन पढ़कर लिख लिया जाना चाहिए। डिजिटल मशीन का उपयोग करते समय, अभी हमने साल्टर मशीन का बताया, डिजिटल मशीन का उपयोग करते समय डिजिटल मशीन में टेयर वजन की सुविधा से गलती की संभावना कम होती है। इलेक्ट्रॉनिक में 10 ग्राम की सटीक नाप होती है। वजन लेने से पहले मशीन को समतल सतह पर रखें। कम से कम कपड़े या नग्न कर बच्चे का वजन लें। जहां तक संभव हो बच्चे का वजन आहार लेने के 1 घंटे पहले या बाद करें। शून्य के स्थिर होने पर होल्ड बटन दबाने के बाद बच्चे का वजन लेना है। लंबाई या ऊंचाई कैसे नापें? अगर एक बच्चा 2 वर्ष से कम उम्र का है या लंबाई 87 सेंटीमीटर से कम है, अगर उम्र ज्ञात नहीं है तो बच्चे को लिटाकर उसकी लंबाई नापें। अगर बच्चा 2 वर्ष या उससे अधिक उम्र का है या लंबाई 87 सेंटीमीटर या उससे अधिक है, अगर उम्र ज्ञात नहीं है तो खड़ा हो सकता है तो उसे खड़ा करके उसकी ऊंचाई नापें। अगर बच्चा 2 वर्ष से कम उम्र का है और लंबाई नापने के लिए लेट नहीं रहा है तो उसे खड़ा करके उसकी ऊंचाई नापें और 0.7 सेंटीमीटर जोड़कर लंबाई में बदल दें। अगर कोई बच्चा 2 वर्ष या उससे अधिक उम्र का है और खड़ा नहीं हो पा रहा है तो लिटा कर उसकी लंबाई नापें और 0.7 सेंटीमीटर जोड़कर उसे लंबाई में बदल दें। तो इस प्रकार से उसकी लंबाई या ऊंचाई उसको नाप सकते हैं। बच्चे को लंबाई नापने के लिए लिटाकर लंबाई को नापें। एक साथ के साथ कार्य करें। एक व्यक्ति को हैंड बोर्ड के पीछे खड़ा होना चाहिए या घुटने के बल बैठ जाना चाहिए। नापने से बोर्ड पर बच्चे को इस तरह लेटाएं
कि उसकी पीठ बोर्ड की तरफ हो, सिर को सहारा देकर हैंड बोर्ड के विपरीत रखें, सिर को इस स्थिति में रखें कि सिर का ऊपरी भाग बालों को दबाते हुए डैशबोर्ड से सटा हो, दोनों हाथों से सर को इस प्रकार पकड़ें और सीधा, जो कि आंखें सीधे ऊपर देखें और दृष्टि की रेखा उनमें समकोण बनाती हो। बच्चे को नापने के बोर्ड पर बीच में सीधे लेटाना चाहिए और इसके बाद स्थिति बदलनी नहीं चाहिए, जो कि चित्र में आप उसको देख भी पा रहे हैं। लेटाकर लंबाई कैसे नापें? जब बच्चा बोर्ड पर सही तरीके से लेट जाए तो बच्चे के पैरों को सहारा दें, धीरे लेकिन मजबूती से घुटनों पर एक हाथ रखकर दबाव डालें, बच्चे को चोट पहुंचाए बिना जितना संभव हो घुटना को सीधा करें। दूसरी ओर पैर के विपरीत फुट पीस के रखें, पैरों के तलवे फुट पीस पर सीधे होने चाहिए। अंतिम 0.1 सेंटीमीटर तक की लंबाई लें और रिकॉर्डिंग रजिस्टर पर तुरंत लिख लें। इस तरह से आप ऊंचाई नाप सकते हैं। देखिए कैसे चित्र में दिखाई दे रहा है। ऊंचाई लंबाई की ये वजन तालिका है। इसमें आप देखेंगे तो अगर माप 0.5 सेंटीमीटर या उससे अधिक है तो अंक को ऊपर की तरफ राउंड अप करें। उदाहरण के लिए अगर माप 74.6 सेंटीमीटर है तो उसे 75 सेंटीमीटर करें। अगर माप 0.4 सेंटीमीटर है उससे कम है तो अंक को नीचे की तरफ राउंड अप करें। उदाहरण अगर 68.4 है तो उसको 68 सेंटीमीटर करें। बच्चे का वजन लाल कॉलम में दर्शाए गए अंक से कम होने पर ही बच्चे को सेम अति गंभीर कुपोषित श्रेणी में माना जाएगा। हरे कॉलम में दिया गया वजन बच्चे को पूरी तरह से क्योर रिकवर्ड होने के लिए टारगेट वजन है। तो ये चित्र को आप अपने उसमें जो ये फ्लो चार्ट जो दिया गया है ऊंचाई लंबाई के अनुसार वजन तालिका कि सामान्य बच्चे कौन है, मध्यम गंभीर कुपोषित कौन है, बालक, अति गंभीर कुपोषित बालक कौन है, इस तरह से दोनों का लंबाई भी, वजन और लंबाई दोनों दिया गया है। तो आप इसको देख सकते हैं, ये हर जगह जो है ना सेंटर में लगे हुए हों। तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज है चिकित्सक की आकलन। जो बच्चा कुपोषित है या नहीं ये तमाम चीजें चिकित्सक की आकलन से पता चल जाता है। एक महत्वपूर्ण चरण है चिकित्सक की जटिलता में या नहीं, जटिलता है या नहीं के आधार पर ही निर्णय लिया जाना कि स्वयं बच्चे को किस स्तर की देखभाल की आवश्यकता है। माता या देखभालकर्ता से खांसी, बुखार, दस्त, सुस्ती, दौरे का त्वचा संक्रमण, आंख में कोई दिक्कत इत्यादि के बारे में पूछें। एएनएम खतरे का आपातकालीन लक्षणों पर साधारण चिकित्सकीय जटिलताओं के लिए बच्चे का आकलन करेगी। यदि बच्चे को खतरे या आपातकालीन लक्षण है तो तुरंत बच्चे को रेफर करेगी। तो ये दिखाई दे रहा है आपातकालीन लक्षण, जैसे दोनों पैरों में गड्ढे पड़ने वाली सूजन है, कोमा, बेहोशी, शॉक, दौरे पड़ना, बुखार, सांस तेज चलना, बच्चा मुंह में खाना नहीं ले रहा है, शरीर का तापमान कम होना, तेज श्वास चलना, शरीर का नीला पड़ना, छाती का असामान्य रूप से अंदर की ओर धंसना, सब कुछ उल्टी कर देता हो, गंभीर एनीमिया हो, दस्त है, निर्जलीकरण, आंखों में जटिलता, त्वचा का संक्रमण अथवा मवाद के साथ त्वचा का संक्रमण, पुरानी बीमारी के इतिहास वाले सभी बच्चे का बार बार निमोनिया, पिछले 6 महीनों में 2 एपिसोड, हिमो जो थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, ये सभी चीजों का जो है वो आकलन स्वास्थ्य कार्यकर्ता के द्वारा होता है। चौथा चरण में हम देखेंगे भूख की जांच। भूख की जांच कैसे करें? तो सबसे पहले भूख की जांच में अगर आप देखेंगे तो भूख जो गर्म पका खाना जैसे हलवा या वर्तमान में टीएचआर व्यवस्था के अनुसार संवर्धित आहार का प्रयोग करते हुए जांच करने से पूर्व बच्चे के पिछले 2 घंटे में कुछ न खाया हो, आंगनबाड़ी में एक अलग शांत जगह पर माता या देखभालकर्ताओं को भूख की जांच के बारे में समझाएं। हाथ धोकर बच्चे को अपनी गोद में लेकर आराम से बैठना चाहिए। प्यार से बहलाते हुए एवं प्रोत्साहित करते हुए थोड़ी थोड़ी मात्रा में साफ चम्मच से लेकर खिलाना चाहिए। जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। धैर्यपूर्वक उससे प्रोत्साहित करते हुए खिलाने की कोशिश अधिकतम 1 घंटे तक जारी रखनी चाहिए। खाते समय बच्चों को पर्याप्त साफ पानी भी उपलब्ध होना चाहिए। तो ये भूख की जांच जो है, आप अच्छी भूख और खाने में मना किया 2 चीजों की है। तो अच्छी भूख में जैसे जो पास हो जाएंगे उसको संवर्धित आहार उत्सुकता से या प्रोत्साहन से खाते हैं, आंगनबाड़ी में देखी जा सकती है। और जो लगातार प्रोत्साहन के बाद भी बच्चा द्वारा संवर्धित आहार नहीं खाता है तो इसको हम फेल मानते हैं, खाने को मना किया जो है एसटीसी को रेफरल कर सकते हैं, एमटीसी को रेफरल कर सकते हैं। जो 5वां चरण है, ये बच्चे को सामुदायिक आधारित कार्यक्रम में रखना है या फिर एनआरसी स्थानांतरित करना है। ये महत्वपूर्ण चीज है कि भी हम समुदाय में रखेंगे कि या इसको एनआरसी भेजेंगे। तो इसके लिए पहचाने गए अति गंभीर कुपोषित बच्चे का पहला तो चिकित्सकीय जटिलता की जांच,
चिकित्सकीय जटिलता है तो फिर वो निर्णय होगा सीधे एनआरसी में भर्ती करना। चिकित्सकीय जटिलता नहीं है तो उसका भूख का परीक्षण करना है। भूख परीक्षण में अगर वो पास हो जाता है तो ये सीसी जो सैम बच्चे कार्यक्रम जो चल रहे हैं उसमें समुदाय आधारित कार्यक्रम में रखने में होगा, और अगर फेल हो जाता है तो उसको ये निर्णय होगा कि एनआरसी में भर्ती करना है। तो इतना ही समझ लीजिए। इसमें मुख्य रूप से ये होगा कि कोई भी बच्चा अगर गंभीर कुपोषित आइडेंटिफाई हुआ है तो उसको चिकित्सकीय जटिलता की जांच होगी। जटिलता में अगर वो जटिलता पाया जाता है तो सीधे सीधे एनआरसी रेफर होगा। जटिलता नहीं पाया जाता है तो उसमें भूख का परीक्षण होगा। अगर वो भूख खाना अच्छे से खाता है और पास होता है तो उसको फिर हम समुदाय में रखेंगे, नहीं तो अगर खाना ठीक से नहीं खाता है तो उसको हम एनआरसी रेफर करेंगे। यदि बच्चा 1 माह से कम उम्र का हो, समय से पूर्व पैदा हुआ हो, उसका वजन कम हो, स्तनपान नहीं कर पा रहा हो, सुस्त हो, ऐसे सभी 1 माह से कम उम्र के बच्चों को, कुपोषित बच्चों को विशेष नवजात देखभाल इकाई एसएनसीयू में रेफर किया जाना चाहिए, एनआरसी में नहीं। ऐसे बच्चे सारे के सारे एसएनसीयू जाएंगे। 1 माह से 6 माह तक के कम सभी कुपोषित बच्चों को एनआरसी या अस्पताल में भेजना चाहिए। तो ये चक्र आपको दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से जो है एडमिशन, पुनः नामांकन, फिर आंगनबाड़ी केंद्र, फिर पुनः कुपोषित, फिर एमटीसी से डिस्चार्ज, फिर नया भर्ती, ये चक्र के रूप में ये आगे कार्य करता है। 6वां चरण में पोषणात्मक सुधार, पोषणात्मक उपचार की बात की गई है, और 7वें में मुख्य रूप से जो है मेडिसिन की बात की गई है। मेडिसिन में एमोक्सिलिन, मल्टीविटामिन, जिंक, एल्बेंडाजोल, विटामिन ए, पैरासीटामोल, फोलिक एसिड, आईएफए सिरप, ओआरएस कैसे देंगे इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। एंटीबायोटिक्स जो एमोक्सिसिलिन है, सैम बच्चे के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता सही तरीके से काम नहीं करती है। बुखार के आम लक्षण प्रायः अनुपस्थित रहते हैं और संक्रमण दिखाई नहीं देते हैं। प्रारंभ में बैक्टीरिया की आंत में बैक्टीरिया की अति वृद्धि को कम करने में भी एमोक्सिसिलिन प्रभावी है, जो कि सामान्यतः अति गंभीर कुपोषण से जुड़े रहता है। एंटीबायोटिक्स, एल्बेंडाजोल, फोलिक एसिड, मल्टीविटामिन, विटामिन ए और आईएफए सिरप, ये सभी को हम लोग जो तालिका में दिखाई दे रहा है उसी अनुसार आप इसको देना है। जैसे मल्टीविटामिन 90 दिनों के लिए है और 5 ml एक खुराक प्रतिदिन। फोलिक एसिड की बात करें तो एक खुराक नामांकन के समय, 5 mg नामांकन के दिन देना है, एक टेबलेट। विटामिन ए की बात करें तो पहला खुराक नामांकन के समय, अगर बच्चे को पिछले 1 माह के दौरान नहीं दिया गया है, या विटामिन ए कार्यक्रम एक माह बाद आयोजित होने वाला है। आईएफए सिरप 6 से 59 माह के बच्चे को, जो कि 1 ml आईएफए सिरप सप्ताह में 2 बार दिया जाता है। प्रति ml जो आईएफए सिरप 20 mg आयरन और 100 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड पाया जाता है। 50 ml का बोतल बच्चे की मां या अभिभावक को दिया जाएगा। पहला खुराक एएनएम या सहायिका के द्वारा पिलाया जाएगा। एल्बेंडाजोल दूसरे फॉलोअप में, इसे भर्ती के दूसरे सप्ताह में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा साप्ताहिक सत्र में दिया जाएगा। एक खुराक दें। अगर बच्चा पिछले साल 7 दिनों में सेवन नहीं किया है तब 12 से 23 माह के बच्चे को 5 ml, 24 माह या उससे ऊपर वाले बच्चे को 10 ml। तो इस तरह से सभी का एक पैरामीटर्स है दिया हुआ है, आप इसको आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जिंक टेबलेट है, पैरासीटामोल टेबलेट है, जब शरीर का तापमान बढ़ा है तो उससे ज्यादा है तो एनएम या चिकित्सा अधिकारी के निर्देशानुसार पैरासीटामोल टेबलेट या सिरप दे सकते हैं। ओआरएस आप जानते ही हैं, बच्चे को जब जब पतला दस्त आता हो तब ओआरएस दिया जाता है। सामान्य स्थिति होने पर ओआरएस देना बंद कर देना चाहिए। तो ये दस्त या निर्जलीकरण के भी उदाहरण दिए गए हैं कि जिंक की गोली और ओआरएस का किस प्रकार से हम देंगे। माताओं या देखभालकर्ताओं को भी हमको सिखाने की जरूरत है कि घर पर बच्चे को दवा कैसे देना चाहिए, कि उसके निर्देशों का पालन करना, कि उम्र या वजन के अनुसार सही दवाई या उपयुक्त खुराक, समझाएं कि दवाई क्यों दी जा रही है, खुराक की माप कैसे लें, एक्सपायरी तिथि को चेक अवश्य करें, समझाएं कि गोली का भाग कैसे करें। ये तमाम चीजें जो है उनको समझाने की जरूरत होती है। पीने के लिए सिरप दें तो क्या कहना चाहिए, सही तरह से मिली की मात्रा कैसे नापें, मिलीलीटर की मात्रा, खुराक की नाप का अभ्यास करते देखें, पहली खुराक आपके सामने दें, पैकेट पर लेबल लगा कर दें, समझाएं कि दिन में कितनी बार खुराक देनी है, ये आसानी से उनको समझ आना चाहिए। दवा पट्टी पर सूचना लिखना, दवाई या सिरप का पूरा नाम लिखें और गोलियों की कुल संख्या लिखें, प्रतिदिन की खुराक एवं समय सारणी लिखें,
समझाएं कि दवाई नियमित रूप से कोर्स पूरा करने के लिए दिया जाना चाहिए। समझाएं कि दवाइयों का रख रखाव कैसे करें। VHSND क्लिनिक छोड़ने से पहले बच्चे के उपचार संबंधी निर्देशों के बारे में उसकी समझ की जांच कर लें। उनसे प्रश्न पूछें कि हर बार आप बच्चे को कितनी दवाई देंगे, कितने दिनों तक दवाई देंगे, कब देंगे। ये प्रायः देखने में नहीं आता है, पर ये चीजें हम सभी को करने की जरूरत है ताकि सही मात्रा में सही दवाई सही बच्चे को मिल सके। 8वां चरण में स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा की बात की गई है कि स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा में अवसर, सामुदायिक कार्यक्रम स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा के लिए एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। इसका उद्देश्य बच्चे का केवल उपचार करना ही नहीं है, परंतु माताओं या देखभालकर्ताओं को सशक्त करना भी है, ताकि कार्यक्रम से डिस्चार्ज होने के बाद वे बच्चे का पोषण स्तर बनाए रखने में सक्षम हो सकें। यह महत्वपूर्ण कदम है कि पूर्व की स्थिति में बचाव एवं परिवार के अन्य बच्चों को कुपोषण से बचाव करने के लिए महत्वपूर्ण है। सामुदायिक कार्यक्रम में नामांकन के दौरान स्वास्थ्य शिक्षा को एक बढ़ावा मिले, ताकि प्रत्येक सामुदायिक सत्र पर भेंट के दौरान यह बहुत जरूरी है कि कार्यकर्ता माता या देखभालकर्ता के जाने से पहले उनसे कुछ सरल खुले प्रश्न पूछकर यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा दी गई परामर्श को माता या देखभालकर्ता समझ गए हैं या नहीं। ये स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा को सरल बनाता है और मजबूती प्रदान करता है। 8वां चरण में जब आप फॉलोअप के दौरान जो संदेश है, मुख्य रूप से 16 प्रकार के संदेश आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें समृद्ध संवर्धित THR के साथ तैयार भोजन पर महत्वपूर्ण संदेश है, साफ सफाई और स्वच्छता प्रथा, जीवन चक्र पोषण की भूमिका, पोषण से जीवन संबंधित जानकारियों को जांचना और पुनः दोहराना, किशोरावस्था के दौरान पोषण, गर्भावस्था के दौरान पोषण, स्तनपान के दौरान पोषण, पोषण से संबंधित जानकारियों का आकलन करना और पुनः दोहराना, स्तनपान, कठिन परिस्थितियों में भोजन स्तनपान कराना, पूरक आहार और स्थानीय उपलब्ध खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं ऊर्जा घनत्व में सुधार करना, पोषण से संबंधित जानकारियों का आकलन करना और पुनः दोहराना, विकास की जानकारी, बीमार बच्चे की देखभाल एवं खतरे के लक्षणों की पहचान करना, परिवार के आकार और पोषण के बीच संबंध, पोषण से संबंधित जानकारियों का आकलन करना और पुनः दोहराना। ये फॉलोअप भेंट के दौरान आपको ये संदेश हर किसी जो भी योग्य हैं उन सभी को समझाने की जरूरत होगी। चरण 9 में हम देखेंगे सामुदायिक कार्यक्रम में फॉलोअप में आंगनबाड़ी ANM के द्वारा जो है उनकी क्या भूमिका होगी। पहला तो भेंट के दौरान दी जाने वाली गतिविधियां, जैसा कि एडिमा है उसकी जांच करना, लंबाई ऊंचाई लेना व पोषण की सामान्य स्थिति का निर्धारण करना, गृह भेंट के दौरान THR आहार एवं दवा के अनुपालन की जांच करना, जो बच्चे कार्यक्रम में 16 सप्ताह रहने के बाद भी टारगेट वजन नहीं प्राप्त कर पाते हैं, नॉट रिकवर्ड, उन्हें मैम है जो पोषण आहार व्यवस्था अन्य सेवाओं से जोड़ना है, यदि सेम है तो NRC और NRC में रेफर करना है। यहाँ इन बच्चों को देख करके गृह भेंट के दौरान जब आप ऐसे केसेस आपको मिलते हैं तो निर्णय लेना है कि उसको NRC भेजना है कि समुदाय में रखना है कि उसका क्या करना है, उसको खाना किस तरह से देना है, वो तमाम चीजों का निर्णय ले लें। सामुदायिक कार्यक्रम से NRC स्थानांतरित करने के लिए जो मापदंड है उस मापदंड के अनुसार उन्हें NRC के लिए उन्हें रेफर करें। चरण 10 में अगर आप देखेंगे तो सामुदायिक कार्यक्रम से डिस्चार्ज मिलने के मापदंड 6 से 59 माह के जो बच्चे होते हैं उन्हें चिकित्सकीय जटिलता ना हो, लंबाई ऊंचाई अनुसार वजन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2SD हो, 16 सप्ताह का उपचार हो, बच्चे का भर्ती जिस मापदंड के आधार पर हुई है वो डिस्चार्ज के समय मापदंड को पूरा किया हो, वो तमाम चीजें हैं कि पूरी तरह ठीक हो गया है, ठीक नहीं होना, NRC में भेजा जाना, कार्यक्रम को बीच में छोड़कर चले जाना, डेथ हो जाना, किसी अन्य आंगनबाड़ी में स्थानांतरण करना, वो तमाम चीजें जो है सामुदायिक कार्यक्रम से डिस्चार्ज मिलने के मापदंड के अनुसार ये आते हैं, जहां पे आप जो है अलग अलग कैटेगराइज में इनको आप ले पाएंगे, उनका फॉलोअप कर पाएंगे, तमाम चीजें हैं वो सारी जानकारी आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो ये सामुदायिक कार्यक्रम के डिस्चार्ज के मापदंड हैं जिसे आपको ध्यान देने की जरूरत होता है। उसके बाद अंतिम चरण है 11, जो कि डिस्चार्ज पाने के बाद फॉलोअप। कोई भी अगर जो बेनिफिशियरी है और डिस्चार्ज होता है उसके बाद उसका महत्वपूर्ण चीज जो होता है वो है फॉलोअप। सामुदायिक कार्यक्रम के डिस्चार्ज पाने के बाद जो फॉलोअप है उसमें पूरक पोषण आहार जो SNP कार्यक्रम ICDS से जोड़ना, डिस्चार्ज मिलने के बाद प्रथम महीनों में 6 बार फॉलोअप करना,
प्रत्येक फॉलो अप भेंट में की जाने वाली गतिविधियों की जानकारी उन्हें देना और उसको उसी अनुसार उनको मॉनिटरिंग करना। मेन जो महत्वपूर्ण जिला और ब्लॉक लेवल में जो होता है उसका निगरानी निगरानी और पर्यवेक्षण इस कार्यक्रम की कड़ी है। जिला तथा विकास खंड स्तरीय बैठकों में सामुदायिक कार्यक्रम की प्रगति के मानक संकेतों के आधार पर करना, जैसे रिकवरी दर उसका कितना है, ठीक होने का प्रतिशत कितना है, वो जानकारी लेना, मृत्यु दर क्या है, डिफाल्टर दर क्या है, ठीक नहीं हो रहे तो नॉट रिकवर्ड रेट कितना है, जो ये तमाम चीजें जो है जब आप विकासखंड या डिस्ट्रिक्ट लेवल में रिव्यू करते हैं तो इस तरह से ये आप इसको रिव्यू करें। तो निश्चित रूप से जो समुदाय आधारित यह हमारा जो कार्यक्रम है, सीसेम का प्रोग्राम है, वो सफलतापूर्वक आयोजित होगा। तो पूर्व के प्रथम भाग में हमने बताया था कि कुपोषण क्या है, दूसरे भाग में हमने बताया था कि कुपोषण के प्रकार कितने हैं, किस प्रकार से हम उसको चिन्हांकित करेंगे, और तीसरे भाग में हमने 11 चरणों में बताने का प्रयास किया है कि सामुदायिक कार्यक्रम को हम कैसे सुचारू रूप से क्रियान्वित करेंगे। तो आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा, मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस तीनों वीडियो को, ये थर्ड भाग है जिसको आप पहले और दूसरे भाग को नहीं देखे होंगे तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप आसानी से जो है जो सीसेम प्रोग्राम है उसके समझ पाएंगे। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको निश्चित रूप से यह अति गंभीर कुपोषित बच्चों का सामुदायिक प्रवर्धन आपको समझ में आया होगा। सीसेम कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन समझ में आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।